Students, today our topic is Keynesian theory of employment. Very important topic. हाँ जी, according to Keynes, there is not always full employment in a developed capitalist economy. As a matter of fact, there can be unemployment in every economy. हाँ जी, क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज करने वाला इकोनॉमिस्ट केन्स, उनके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे. अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है. मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड. ये याद रखने वाला पॉइंट है. अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीज़न क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड की कमी. ही ऑल्सो सेड दैट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी इज़ मस्ट. कि मतलब अगर इन दोनों सिचुएशंस को ठीक करना है, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है. क्लासिकल्स इसको बिल्कुल नहीं मानते थे कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, वो कहते थे नहीं होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू केन्स ये होना चाहिए. एजम्पशंस क्या है? शॉर्ट पीरियड को लेके केन्स ने एनालिसिस किया है. अकॉर्डिंग टू हिम इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, है ना. लॉन्ग रन में हम सब ने मर जाना है, तो कुछ नहीं पता. मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, इकोनॉमी क्लोज्ड है, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो रहे. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब विदाउट फुल एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ सकता है. लेबर इज़ ओनली वेरिएबल फैक्टर. लेबर हैज़ मनी इल्यूज़न. मनी इल्यूज़न क्या होता है? कि मतलब अगर लेबर को 4,000 की जगह 5,000 वेजेस मिलेंगे और साथ में प्राइसेस भी बढ़ गए, तो वो प्राइसेस बढ़ने के कारण हो सकता है लेबर की परचेजिंग पावर कम हो जाए, बट वो ये समझ नहीं पाते. दे जस्ट थिंक दे आर गेटिंग रिचर. ठीक है, तो ये मनी इल्यूज़न है. मनी का सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन नहीं है, देयर इज़ ऑल्सो अनदर फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि फ्यूचर के लिए आप मनी स्टोर कर सकते हो. सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन. सेविंग किस पे डिपेंड करती है? वाई, इनकम पे. इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट. एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में बता रही हूँ कि मतलब शॉर्ट पीरियड में जो टोटल आउटपुट है या नेशनल इनकम है, वो किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट पे, मतलब लेबर पे. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव डिमांड. अंडरलाइन भी किया है, इसको याद रखना है. इफेक्टिव डिमांड उस सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं? इक्वल. वाई इज़ फंक्शन ऑफ एन, मतलब आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन, मतलब एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एन इज़ अ फंक्शन ऑफ ई डी, इफेक्टिव डिमांड. Effective demand refers to aggregate demand is equal to aggregate supply, and you also know aggregate demand has two components in closed economy, C plus I, consumption expenditure plus investment expenditure. हाँ जी, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज इक्वल टू C अपॉन वाई, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम. एंड सेकेंड वन इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. एंड C किस पे डिपेंड करता है? आप कंजम्पशन पे खर्चा कितना करोगे, इट इज़ फंक्शन ऑफ वाई, आपकी इनकम लेवल पे. ठीक है, नेक्स्ट आई, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट. जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, है ना. सेकंड जो मेन चीज़ केन्स ने हाईलाइट की वो है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में रेट ऑफ प्रॉफिट समझ सकते हो. ठीक है, फर्दर जो MEC है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. प्रोस्पेक्टिव यील्ड, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि इफ़ यू इन्वेस्ट 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बीइंग 1 ईयर, कि उस पे मतलब कितने प्रॉफिट रिटर्न आपको मिल सकते हैं. सेकेंड वन इज सप्लाई प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसको बोल सकते हो आप. ठीक है, इफ़ यू हैव टू परचेज अ न्यू मशीन ऑफ अ सिमिलर काइंड, दैट प्राइस इज सप्लाई प्राइस. ठीक है, अगर देखो MEC ज़्यादा हुई तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? ज़्यादा. अगर कम हुई तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. ठीक है, आफ्टर दैट इक्विलिब्रियम के लिए दो डायग्राम्स और एक टेबल बनाया हुआ है. एग्रीगेट सप्लाई ज़ीरो से स्टार्ट की है. ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आप बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, हमने लेबर को लगाया ही नहीं हुआ. बट उस सिचुएशन में भी एग्रीगेट डिमांड का कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल है, बिकॉज इफ़ यू हैव टू सर्वाइव यू हैव टू कंज्यूम समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. आफ्टर दैट इंक्रीज़ हो रहे हैं कॉन्स्टेंट रेट पे. ठीक है, 180 पे दोनों इक्वल हो गए. उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई 210. ठीक है, मतलब कांस्टेंट होगी. डायग्राम में देखो एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर वर्टिकल होगी.
ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड, ई पॉइंट पे इफेक्टिव डिमांड है क्योंकि वहाँ पे ए एस और ए डी इक्वल हैं। नेक्स्ट डायग्राम में 3 सिचुएशंस हैं। एफ पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, एफ़ के ऊपर जहाँ AD2 और AS कट करेंगे वहाँ ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, एफ़ के नीचे जहाँ पे AD और AS इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अकॉर्डिंग टू केन्स तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्लासिकल्स ने ये कभी बात नहीं की, इस कंसेप्ट को केन्स नहीं बताया। डायनामिक मतलब इकोनॉमी स्टैटिक नहीं होगी, मूव ऑन आगे को जाएगी, ठीक है। उसमें मतलब जो फैक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग दे विल कीप ऑन चेंजिंग। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटे सेविंग इनइक्वालिटी। एक्स एंटे वर्ड मीन्स इट सिग्निफाइज प्लान्ड, कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हों, इनमें इनइक्वालिटी हो सकती है। न्यू कॉन्सेप्ट, मैक्रो का न्यू कॉन्सेप्ट ही था जो केन्स ने 1936 मतलब हाईलाइट कर दिया था, ठीक है, आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को इन्होंने एक बून माना था। फिस्कल पॉलिसी इट इज़ अ बजटरी पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उसके फेवर में थे ये। क्रिटिसिज्म की लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम इग्नोर कर दिया इन्होंने, शॉर्ट पीरियड के सपोर्टर थे ये। परफेक्ट कंपटीशन की गलत एजम्पशन है क्योंकि ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। क्लोज्ड इकोनॉमी, प्रैक्टिकली इकोनॉमी क्लोज नहीं होती ना, ओपन होती है, तो उस चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म हुआ। लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर, देखो 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक मल्टीप्लायर एक एक्सेलरेटर। मल्टीप्लायर को तो कंसिडर किया है केन्स ने, बट एक्सेलरेटर का जो प्रिंसिपल था उसको कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। टॉपिक इज़ डन। थैंक यू।